राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारिका सेक्टर में एक मेट्रो स्टेशन है। उस मेट्रो स्टेशन पर एक महिला कांस्टेबल की ड्यूटी होती है। तभी उसका पति उससे मिलने के लिए आता है और वो उसके पति को बोलती है कि बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, आप उसमें इंतज़ार कीजिए, मैं आती हूँ। दूसरी महिला कांस्टेबल को वो बोलती है कि आप कुछ समय के लिए मेरी ड्यूटी पर ध्यान दीजिएगा, मैं अपने पति से मिलकर जल्दी लौट आऊँगी। आगे आगे पति होता है, पीछे पत्नी थी। जैसे ही पति उस गाड़ी के पास पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक व्यक्ति पहले से मौजूद है जिसने वर्दी पहनी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति को वो पहचानता था। वो उसे देखकर आग बबूला हो जाता है। तभी उसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच जाती है। उसके पति को अंदर बिठाया जाता है, दरवाज़ा लॉक किया जाता है, गाड़ी के शीशे चढ़ाए जाते हैं। अब दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, पति और पत्नी के बीच में। अब उसकी पत्नी अपने पति को पीटना शुरू कर देती है। अब इससे भी उसका मन नहीं भरता, तो वो दोनों मिलकर उस महिला कांस्टेबल के गले में जो दुपट्टा होता है वो उसके पति के गले में डालकर इतने ज़ोरों से खींचते हैं कि उसकी मौके पर ही जान चली जाती है। अब वो निकलकर वापस अपनी ड्यूटी पर आती है। दूसरी महिला कांस्टेबल को धन्यवाद करती है, बोलती है कि काम हो चुका है, जो भी मेरा काम था वो हो चुका है। उसे लग रहा था मनी मन कि जो उसने किया उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, कानों कान खबर भी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि गुनाह आप कितना भी शातिर होकर करो, गुनाह गुनाह ही होता है। अगर आप क्राइम करो, क्राइम छुप जाए, ऐसा कभी नहीं होता। क्राइम के हमेशा पैर होते हैं, आज नहीं तो कल वो सामने आ ही जाता है। ऐसा ही उस महिला कांस्टेबल के साथ होता है। जब लोगों तक ये बात पहुंचती है, लोगों तक जब इस घटना की जानकारी पहुंचती है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उस महिला कांस्टेबल ने अपने पति की हत्या क्यों की, क्या वजह थी जिसके चलते उसने हत्या की, और उस गाड़ी में जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो व्यक्ति कौन था जिसने उसका साथ दिया। अब इस घटना के पीछे की जब छानबीन की जाती है और इस घटना के पीछे की जब सच्चाई निकल कर आती है तो हर कोई व्यक्ति हैरान और परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। और सभी के मुंह से केवल एक ही बात निकलती है कि भाई इस घटना को देखते हुए बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी मत पढ़ाओ। आखिरकार क्या वजह थी जिसके चलते ये डायलॉग लोग मार रहे थे। इस घटना के पीछे की सच्चाई जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है। राजस्थान का एक ज़िला लगता है भरतपुर और भरतपुर का ही एक थाना सेक्टर लगता है खो। इस थाना सेक्टर के पास ही एक गांव है जिस गांव का नाम होता है नरेना। इस गांव में संजय जाट नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे। तभी उनकी जान पहचान के जरिए पता चलता है कि मथुरा के एक गांव है रायपुर, उसी गांव में एक लड़की है जिसका नाम पूजा जाट होता है। वो संपर्क के थ्रू उसके घर पहुंचते हैं, बातचीत चलती है। लेकिन बात यहाँ आकर रुक जाती है कि संजय के दो भाई और हैं, जिसमें से एक का नाम अजय, दूसरे का नाम भवानी होता है। पहले उनकी शादी होना ज़रूरी है, यानी उनकी भी सगाई होना ज़रूरी है। तीनों की साथ में शादी कर देंगे। वो उससे बड़े हैं इसलिए प्रायिकता पहले उनको दी जानी चाहिए। अब संयोगवश जो वो लड़की होती है पूजा जाट, उसकी भी दो बहनें होती हैं, यानी मामला वहीं का वहीं सेटल हो जाता है। तीनों भाइयों की एक ही घर में शादी हो जाती है। 2010 के अंदर संजय जाट की शादी होती है। जब शादी होती है ब्याह कर अपनी बीवी को घर ले जाता है। जब रात को दोनों बातचीत कर रहे थे तभी बातचीत करते करते एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा रहे थे, एक दूसरे के बारे में जान रहे थे। तो उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति से पहुंचती है कि आपने पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं की। तो उसका जो पति था वो बोलता है कि मैंने खास तौर पर पढ़ाई नहीं की है, मैंने केवल चौथी तक पढ़ाई की हुई है। उसके बाद मैंने खेती का काम स्टार्ट करा, मुझे इसी में अच्छा लगता है और यही काम मुझे अच्छे से आता है और इसी से अपने परिवार का पालन पोषण चलता है। लेकिन तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? तब तक वो बताती है कि मैंने 9वीं पास की है। अब मैं सोच रही थी कि मैं 10वीं की परीक्षा दूंगा, आगे की पढ़ाई करूंगी। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो शादी हो चुकी है। तभी उसका पति बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं जब तक तुम्हें पढ़ाऊँगा, जब तक तुम्हारा मन करेगा, जहाँ तक तुम पढ़ना चाहो, मैं तुम्हारी हर जगह मदद करूँगा। इसमें कोई घबराने वाली किसी झिझक की कोई बात नहीं है। पत्नी खुश हो जाती है। उसका उसी के गांव में एक स्कूल होती है जिसमें उसका एडमिशन करवा दिया जाता है 10वीं क्लास के अंदर। अब 10वीं की परीक्षा पास करती है, इसके बाद 11वीं की, इसके बाद 12वीं की। 2013 आते आते उसकी 12वीं कंप्लीट हो जाती है और साथ ही उनकी फैमिली भी लगभग कंप्लीट हो जाती है। यानी वो लड़की 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इसमें एक बेटा व एक बेटी होती है।
अब 2013 के आसपास ही सीआरपीएफ में एक वैकेंसी निकलती है जिसका उससे पति को पता चलता है। जैसे ही उसके पति को पता चलता है वो उसका फॉर्म भरवाता है। फॉर्म भरवाने के बाद में उसका एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम दिलाने जाता है। एग्ज़ाम होने के बाद जब एग्ज़ाम में पास हो जाती हैं और इसके बाद जब फिजिकल करवाया जाता है, फिजिकल में भी जो है वो पास हो जाती हैं। अब इसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है और उसमें वो पास हो जाती है। अब ज्वाइनिंग आने वाली थी। दोनों पति और पत्नी का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, दोनों खुश थे। पति की जो मेहनत थी अपनी पत्नी के पीछे उसे कामयाब बनाने की, वो रंग ला चुकी थी और उसकी पत्नी ने जो वो मेहनत की ईमानदारी से, वो भी उसकी रंग ला चुकी थी। दोनों पति पत्नी खुश थे। लग रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी अच्छे से बीतेगी। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। आने वाले समय में जो होने वाला था उसकी कल्पना ना तो उसके पति ने की थी, ना ही उसकी पत्नी ने कि समय कैसे घूमेगा। तभी धीरे धीरे समय निकलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो घर आती है और ट्रेनिंग के बाद में उसकी जो ड्यूटी है वो उसकी लगती है श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर का ही एक एयरपोर्ट होता है, उसमें उसकी ड्यूटी लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 2021 के आसपास की। बीच में उसकी इधर उधर भी ड्यूटी लगती है, लेकिन जब उसकी ड्यूटी 2021 में श्री गंगानगर के एयरपोर्ट में लगती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है, एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है। एक विवाद उस लड़के के और उस महिला कांस्टेबल के बीच में हो जाता है। जब विवाद छिड़ता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तो उस लड़के को लग रहा था कि इस लड़की की जो बोलचाल की भाषा है वो उससे मिलती जुलती है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। वो बताती है कि मैं राजस्थान का फलाना फलाना गांव है, मैं वहाँ मेरी शादी की गई, मैं रहने वाली मथुरा की हूँ। जब अपने बारे में बताती हैं और जब वो उस लड़के से पूछती है तो वो लड़का बताता है कि मैं राजस्थान का एक ज़िला है अलवर और उसी का एक गांव है बंसूर, उस गांव के आसपास का रहने वाला हूं। इसके बाद में वो बताता है कि मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल हूं। अब दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों एक दोस्त बन जाते हैं। अब दोस्ती में दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं चलता है और समय ऐसे ही निकलता रहता है। अब एक दिन जब महिला कांस्टेबल जो पूजा जाट होती है वो छुट्टी लेकर जब घर जाती हैं और अपने पति के आसपास ही बैठी हुई थी या सोई हुई थी, तभी उस लड़के का कॉल आता है, उससे बात करती हैं। तो उसका पति उससे पूछ बैठता है कि कौन है, किससे तुम बात कर रही हो। तभी वो बोलती है कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, धर्म का भाई है जिससे मैं बात कर रही हूँ। उसका पति बोलता ठीक है, धर्म का भाई बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। उस पर शक नहीं करता है। अब समय धीरे धीरे आगे निकलता है। जैसे ही समय निकलता है दोनों एक दूसरे से और बातचीत करने लगते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और दोनों के अवैध संबंध भी शुरू हो जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कश्में खाने लगते हैं। अब समय जैसे ही धीरे धीरे आगे निकला, फिर वो महिला कांस्टेबल छुट्टी पर आती है और जब अपने पति के आसपास वो बातचीत किया करती थी, उसके पति को धीरे धीरे शक होने लगा और तभी उसकी जो दो बहनें थी उनको भी उस पर शक होने लगा कि जो भाई बनाकर ये बात कर रही है वो भाई नहीं बल्कि भाई की जगह कुछ और ही है। अब उस समय तो कोई उसको कुछ नहीं बोलता है और ये जो लड़का होता है जिसका नाम होता है राम प्रताप गुर्जर, जो कि राजस्थान के अलवर ज़िले का रहने वाला था और सीआरपीएफ में कांस्टेबल होता है, इसका ट्रांसफ़र हो जाता है नागालैंड में। अब नागालैंड में जब इसका ट्रांसफ़र होता है तो इस महिला कांस्टेबल का भी ट्रांसफ़र हो जाता है दिल्ली के द्वारिका सेक्टर में जो मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन में इसका ट्रांसफ़र हो जाता है 2023 के आसपास। दोनों का ट्रांसफ़र हो चुका था, एक का नागालैंड, दूसरे का दिल्ली में। अब जब ये छुट्टी पर जाती हैं और जब उससे बातचीत करती है चुपके छुपाए, तो एक दिन उसका पति उसकी पूरी बात सुन लेता है चुपके से। तब उसे पता चल जाता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब इस शक पर वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है और उसकी जो बहनें थी वो भी बोलती है कि जाजी हमें भी शक था कि ये किसी न किसी से बात करती हैं, लेकिन हमने आपको कुछ नहीं बताया। जब उसकी बहनें भी उसके खिलाफ़ बोलती हैं तो उसका पति उसकी और ज़ोरों से पिटाई करता है। अब पिटाई जब उससे करता है तो वो जो पूजा जाट है वो मनी मन एक विचार बनाती है कि इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। इसके बाद वो दूसरे ही दिन जो है ड्यूटी पर निकल जाती है और ड्यूटी पर जाने के बाद वो अपने प्रेमी को कॉल करती है, पूरी वारदात बताती है कि इस तरह से उसके पति ने उसकी पिटाई की है। अब वो भी ज़ोरों शोरों में जो है वहाँ से छुट्टी लेकर गांव आ जाता है 20 दिन के लिए। जून जुलाई के आसपास का समय होता है, 20 दिन की छुट्टी लेकर वो आता है। अब छुट्टी लेकर वो आता है तो समय निकलता है धीरे धीरे और वो जो महिला है
वो महिला कांस्टेबल अपने पति को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे आपसे कुछ काम है, किसी काम से मुझे आपकी ज़रूरत है, आप कुछ समय निकाल कर आप जो है दिल्ली आ जाइए, मेरे पास में 1-2 दिन रुक कर वापस चले जाना। अब वो अपने घर वालों को बोलता है कि पूजा को मेरी ज़रूरत है, मैं 2-3 दिन के लिए उसके रूम पर जा रहा हूँ, उसके जहाँ वो रहती है, 1-2 दिन में आ जाऊँगा, आप बच्चों का ध्यान रखिए। उसके पापा और मम्मी को वो ऐसा बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और वो दिन होता है 31 जुलाई का। 31 जुलाई को सुबह वो निकलता है। उसे पहुँचते पहुँचते करीब 5 से 6 बज जाते हैं। तभी उसने यानी पूजा जाट ने अपने प्रेमी को भी कॉल कर दिया था। दोनों एक प्लानिंग के तहत थे। जो उसका प्रेमी है वो भी उस दिन वहाँ पहुँच जाता है एक गाड़ी लेकर। अब वो उसका पति जब उससे मिलने वहाँ पहुँचता है तो वो उसको बोलती है कि आप गाड़ी में मेरा इंतज़ार कीजिए। अब उसका पति जब गाड़ी के पास जाता है और उसका दरवाज़ा जब खोलता है तो उसमें देखता है कि एक व्यक्ति उसमें पहले से मौजूद है, जिसने वर्दी पहनी हुई है। उस लड़के को वो अच्छे से पहचानता था। उसे देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है। दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तभी वो पूजा जाट भी वहाँ पहुँच जाती है। अब पूजा जाट वहाँ पहुँचती है तो उसके पति को अंदर बिठाया जाता है और दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, शीशे चढ़ा दिए जाते हैं। अब शीशे चढ़ाने के बाद वो अंदर क्या बात कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, किसी को कानों कान खबर नहीं होने वाली थी। अंदर की आवाज़ बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। अब बहस शुरू हो जाती है। बहस इतना भयंकर रूप ले लेती है कि वो दोनों मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर देते हैं। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि पूजा, मैंने क्या गलत किया था? मैंने तो तुम्हारी ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया था। जितना पैसा मैंने कमाया तुम्हारे पीछे ही बर्बाद किया था। मैं ये चाहता था कि तुम्हारा भी भविष्य अच्छा हो, हमारे आने वाले बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। मैंने तो अच्छा ही सोचा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी होगा। ऐसा वो बोल रहा था, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो उसकी पत्नी की कानों तक मानो पहुंच ही नहीं रही थी। तो उसकी बातें सुनने पर राज़ी नहीं थी। उसके सिर पर केवल एक ही सवार था और वो था खून सवार। अब उसकी जब जान चली जाती है तो वो महिला कांस्टेबल वहाँ से निकलकर वो तो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, लेकिन उसका जो प्रेमी है वो उसके पति को आगे वाली सीट पर बिठाता है, सीट बेल्ट लगाता है और ऐसे बिठाता है मानो कोई व्यक्ति सोया हुआ हो। अब इसके बाद वो वहाँ से चलना शुरू करता है। दिल्ली से निकलता है वो बंसूर यानी उसके गांव के लिए। 180 किलोमीटर चलता है। उसके बीच में काफ़ी सारे टोल आते हैं, पुलिस चेकिंग भी आती है, लेकिन किसी को कोई का शक नहीं होता है। खास तौर पर उसने वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए उस गाड़ी की कोई इतनी विशेष तौर पर तलाशी नहीं लेता है। अब वो जैसे ही बंसूर उसके गांव पहुंचता है तो उसी के गांव में एक स्कूल होती है, विवेकानंद पब्लिक स्कूल। इस स्कूल के पास में ही एक प्लॉट खाली था। उस प्लॉट में जाकर वो अच्छा गड्ढा खोदता है, गहरा गड्ढा खोदकर उसके पति की जो बॉडी थी वो उसको उसमें दफना देता है, गाड़ देता है। अब दोनों को लग रहा था मानो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे जैसे ही समय निकलता है, 31 जुलाई को ही उसका जो ससुर होता है वो उस महिला को यानी पूजा जाट को कॉल करता है, क्योंकि उसके पति का फ़ोन नहीं मिल रहा था। मतलब जो संजय है वो तुम्हारे पास अच्छे से पहुंच तो गया ना? तभी वो बोलती है कि वो तो मेरे पास आया ही नहीं। अब वो ये बोलती है तो ऐसे ही उसका जो ससुर था वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि संजय यहाँ से तो निकला था कि वो पूजा से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन अभी तक वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। अब उसके पिता को चिंता होने लगती है। उसके पिता का नाम होता है मनीराम। अब मनीराम को जब टेंशन होने लगती है तो वो पूजा को बार बार कॉल करता है, बोलता है कि पूजा तुम ऐसा करो, छुट्टी ले लो। जब वो तुम्हारे पास नहीं आया तो कहाँ गया है? अब वो बोलती है कि पिताजी मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। अब 31 की तारीख निकल जाती है, अगस्त का दिन आता है, 1 अगस्त का। फिर वापस वो उसका ससुर उसे कॉल करता है और बोलता है कि बेटा तुम छुट्टी ले लो, अभी तक भी जो है संजय घर नहीं आया है, तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, ना कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले हम उसे मिलकर ढूंढ लेते हैं। अब वो बोलती है पिताजी मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। आप अपने हिसाब से संजय की जो है छानबीन कीजिए, उसका पता करने की कोशिश कीजिए, मैं जैसे ही छुट्टी मिलेगी जल्द आ जाऊँगी। अब इसके बाद उसका जो ससुर है मनीराम, वो अपने हिसाब से छानबीन करता है, लेकिन कहाँ करे। जब उसे पता था कि उसका बेटा उसकी बहू से मिलने के लिए वहाँ गया है, उसने पहुँचते पहुँचते अपने पिता को कॉल भी किया था और बोला था कि पिताजी मैं थोड़ी ही देर में उसके रूम पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जब वो रूम में पहुँचने वाला था तो वो उसके पास क्यों नहीं पहुँचा। इसके बाद उसका ससुर गाँव से निकलता है मनीराम और उस महिला के हेड ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उसका जो सीओ होता है, सीओ साहब, उससे जाकर मिलता है और बोलता है कि साहब मेरा जो बेटा है जिसका नाम संजय है वो 2 दिन से लापता है। 31 तारीख को यहाँ के लिए आया था,
लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आप मेरी जो बहू है उसे छुट्टी दे दीजिए। वो बोल रही है कि आपने उसे छुट्टी नहीं दी है। इसके बाद सीओ साहब बोलता है कि उसने तो मुझे छुट्टी के लिए बोला ही नहीं, हमने कब उसको छुट्टी के लिए मना किया। अब उसके ससुर को उस पर शक होने लगता है। सोचता है कि उसका ससुर कि वो तो बोल रही थी कि छुट्टी नहीं मिल रही, लेकिन ये तो छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। अब वो अपनी पत्नी को छुट्टी लेकर वहाँ से गांव के लिए निकल जाता है। अब गांव निकलने के बाद वो पहुँचते हैं खो थाना सेक्टर। खो थाना सेक्टर दोनों ससुर और बहू दोनों वहाँ पहुँचकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। जब पूरी स्टोरी पुलिस वाले भी मालूम करते हैं तो उन्हें भी उसकी पत्नी पर ही शक होता है। जब उन्हें उसकी पत्नी पर शक होता है तो पूरा दबाव बनाकर जब पुलिस अपने हिसाब से जब छानबीन करती है, अपने हिसाब से जब पूछताछ करती है और जो सच निकल कर आता है उसे सुनने के बाद हैरान और परेशान भी हो जाती है, क्योंकि वो बताती है कि किस तरह से मैंने मेरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की, उसे रास्ते से हटाने की साजिश की। जब पूरी सच्चाई बताई जाती है तो उसका ससुर भी उसे बोलता है कि बेटा, मेरे बेटे ने क्या कमी छोड़ी थी, तुम्हें अच्छे से पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, जो भी पैसा उसने कमाया वो तुम्हारे पीछे लगाया और आज तूने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वो कहाँ समझने वाली थी, उसके तो दिमाग में केवल जो है रामपाल जो था उसका प्रेमी राम प्रताप वही सवार था। दोनों सोच रहे थे कि बाद में एक दूसरे से शादी कर लेंगे, अच्छी खासी ज़िंदगी होगी, लेकिन कहते हैं कि क्राइम करने के बाद क्राइम छुपता नहीं है। लेकिन जब लोगों तक ये सच्चाई पहुंचती है तो लोग भी हैरान और परेशान हो जाते हैं और लोगों को वापस वही स्टोरी याद आती है जो ज्योति मौर्य वाली हुई थी। ज्योति मौर्य एसडीएम वाली, जिसने अपने पति को मरवाने तक की साजिश कर दी थी। उसने भी अपनी पत्नी को जैसे तैसे करके पढ़ाया लिखाया, कामयाब एसडीएम बनाया और उसने बाद में जाकर अपने पति के साथ में जो धोखा किया, वो कहानी लोगों को याद आने लगती है कि ये कहानी उसी से मिलती जुलती है। वो उसे घटे कुछ ही समय हुआ था और जुलाई 31 के आसपास ये घटना घटित हुई, जिसमें एक महिला ने अपने ही पति की जान ले ली। लेकिन दोस्तों, इसी घटना के बीच में लोगों के मुंह से केवल एक ही बात निकल रही थी। लोग यही कह रहे थे कि भाई बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी को कभी मत पढ़ाओ। लेकिन ये कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पांचों उंगलियां हाथ की बराबर नहीं होती हैं। हर महिला ऐसी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी भी होती है तो कोई बुरी भी होती हैं, और कुछ महिलाएं ही नारी समाज का नाम बदनाम करती हैं, नारी समाज को आगे बढ़ने से रोकती हैं। बाकी दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क व सावधान करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखें। बाकी इस तरह की सच्ची घटनाएं आप सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।